आदाब नाजरीन, आंध्रा तेलंगाना में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में आज हम बात करेंगे 17 सितंबर यौम इंज़माम या यौम निजात। तेलंगाना में हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के मुकाबिल कांग्रेस और तेलुगु देशम पार्टी की कमजोर हालत और लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना से 4 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद बीजेपी तेलंगाना में अपने कदम जमाने की भरपूर कोशिश में है। पार्टी अगले असेंबली इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए जारहाना मुहिम चलाने का मंसूबा रखती है, जिसके पेश नज़र बीजेपी 17 सितंबर को चुना है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, 17 सितंबर सन 1948 को साबिक़ा रियासत हैदराबाद को हिंदुस्तान में ज़म किया गया था। हर साल मुख्तलिफ सियासी पार्टियां इस दिन को यौम निजात के तौर पर मनाती हैं। इस साल भारतीय जनता पार्टी यौम निजात को बड़े पैमाने पर मनाने का मंसूबा रखती है। इस दिन पार्टी के कौमी सदर अमित शाह हैदराबाद आएंगे। लोकसभा इंतखाबात में शिमाली तेलंगाना से 3 नशिस्तों और सिकंदराबाद की 1 नशिस्त पर कामयाबी के बाद रियासती बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। रियासती बीजेपी चाहती है कि उसकी कामयाबी का दायरा मजीद वसी किया जाए और अगले असेंबली इंतखाबात में अक्सरियत के हुसूल के लिए एक हिकमत अमली तैयार की जाए। तेलंगाना में बीजेपी की हालिया कामयाबी को दूसरी सियासी जमातें महज वक्तिया करार दे रही हैं, लेकिन ख़ास तौर से तेलंगाना की हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति का मानना है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी की हालिया कामयाबी से उनकी पार्टी मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने तेलंगाना में सन 2023 में मुतवक्किल अगले असेंबली इलेक्शन में कामयाबी के लिए मिशन 2023 के नाम से अपनी हिकमत अमली तरतीब दी है, जिसकी तकमील के लिए रियासत भर में रुकनियत साजी की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके जरिए अब तक 20 लाख लोगों को पार्टी से जोड़ा गया है। तो इस तरह से 17 सितंबर निशाने पर है बीजेपी के। हर साल बीजेपी 17 सितंबर को यौम निजात के तौर पर मनाती है, लेकिन सरकारी तौर पर यहां अभी तक 17 सितंबर को सरकारी तौर पर नहीं मनाया गया, जबकि बीजेपी इसका बारहा मुतालबा कर रही है। और इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान मुकी चंदा लीडर टीआरएस और फरासत अली बाकरी लीडर बीजेपी, दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। फरासत अली बाकरी, हैदराबाद से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं और उसकी तारीख से भी वाकिफ हैं। आज तक यहां सरकारी तौर पर नहीं मनाया गया और जिस अंदाज से निज़ाम को राज प्रमुख बनाया गया और इंजमाम हुआ हैदराबाद का हिंदुस्तान में, उस लिहाज से नहीं मनाया गया। लेकिन बीजेपी अपने टारगेट, अपने मसले को हल करने के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए इस तारीख को निशाना बना रही है। क्या कहेंगे? इस तारीख को निशाना नहीं बना रही है। ये जो 1948 में इंडियन यूनियन में जो हैदराबाद मर्ज हुआ था, उसका सेलिब्रेशन है हमारा ये। इसके लिए जो है हम एवरी ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। तेलंगाना में आंध्रा था तो भी हम करें, तेलंगाना हुआ तो भी हम कर रहे हैं। लेकिन सेलिब्रेशन किस चीज का? हैदराबाद को यूनियन में हमारा मर्जर हुआ बोल के। जी, कहीं और भी मनाया जाता है इसका? कश्मीर में आर्टिकल 3 जी, ये सेलिब्रेशन जिस तरह से हैदराबाद की आप बात कर रहे हैं, दूसरे राजे रजवाड़े अलग बात है, लेकिन निज़ाम ने जब खुद जो है मर्ज किया था, इंजमाम किया था हैदराबाद को हिंदुस्तान के साथ और काफ़ी बड़ी मदद भी की थी, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी थोड़ा मुख्तलिफ है, जिसके लिए लोग नाराज़ होते हैं कि नहीं मनाना चाहिए। ये लाशों पर खुशी का मौका नहीं होगा। जो लोग नाराज होते हैं उनकी नाराजगी उनके साथ है जी, हमारा सेलिब्रेशन हमारे साथ है। यानी उस दिन जो ऑपरेशन पोलो रहा, पुलिस एक्शन रहा, जो गारतगिरी हुई थी, उस पर आपका जश्न होगा। लोगों की तकलीफ और सोग और गम से कोई लेना देना नहीं। किसका सोग है, किसका गम है, किसका गम है? हैदराबाद को हिंदुस्तान के अंदर मर्ज करने का गम बना रहे हैं क्या? हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उसके अंदर हैदराबाद को जो है शामिल कर लिया गया, उस चीज का गम मना रहे हैं क्या ये लोग? नहीं, जब निजाम ने खुद मर्ज किया था तो खुशी आप क्यों मना रहे हैं? सवाल ये भी है। निजाम ने खुद मर्ज नहीं किया था,
हमको आके मर्जर लेना पड़ा। हैदराबाद की जो हिस्ट्री अभी आप बताए वाकिफ है बोल के जी, यहाँ पर हुकूमत यूनियन सरदार वल्लभ भाई पटेल के लोग आए और हुकूमत निजाम से लिए हैं ये लोग। नहीं, बातचीत हुई, मनाया गया, फिर वो उन्होंने रजामंदी दी, राजी हुए, बातचीत के बाद ये सब कुछ हुआ ना। लेकिन इस बीच जो कुछ हुआ उससे भी वाकिफ है तारीख से आप। बीच में रजाकारों ने रजामंदी के अंदर उसी के दौरान रजाकारों ने जो निजाम के साथ जिस तरीके से उनको डिस्टर्ब किया उसी तरीके से उनका माइंड चेंज हुआ। ठीक है, ये दिन तो आप मना रहे हैं, लेकिन असल निशाना तेलंगाना का हुसूल, तेलंगाना में भी आपकी हुक्मरानी चाहिए। इसके लिए इसी चीज को इशू क्यों बनाया जा रहा है? जिलानी साहब, ये हुकूमत तो हमारी तेलंगाना में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट गवर्नमेंट बीजेपी की बन के रहेगी। इसके अंदर हमारा लिबरेशन डे से उसको कोई वो आस्था नहीं है। हमारा जो टारगेट, हमारा अमित शाह का जो टारगेट है, मोदी जी का जो टारगेट है, तेलंगाना में हमारी हुकूमत इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट, ठीक है, नहीं तेलंगाना में आपकी सरकार बने, ये आपका टारगेट है। लेकिन जरिया 17 सितंबर मुकीत चंदा, बीजेपी जिस तरीके से तेलंगाना में कदम जमा रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं टीआरएस को जिम्मेदार माना जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले जैसा कि 17 सितंबर के ताल्लुक से कहा जा रहा था, 17 सितंबर ये यौम इंज़माम हैदराबाद रियासत है, ना कि इसको जो है किसी एक पुलिस एक्शन के जरिए से जो बर्बारियत का मुजाहरा किया गया। जिस वक्त वहाँ यहाँ के हुक्मरान हुजूर निज़ाम इस बात के लिए तैयार थे कि वो इस रियासत का इंज़माम, तेलंगाना रियासत का, दक्कन रियासत का इंज़माम हिंदुस्तान यूनियन में करेंगे, उसके बावजूद जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने बताया है कि रजाकारों ने कुछ हरकत की, बिल्कुल ऐसी हो सकती है। हमें तो ये मालूम है कि यह हरकत रजाकारों ने नहीं की, सरहदी इलाकों पर आरएसएस के गुंडों ने रजाकारों का लिबास पहन करके वहां के हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया और एक बहाना बना करके पुलिस एक्शन के जरिए से लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। यह 17 सितंबर एक बहुत बड़ी तारीख का सिया दिन है। यह वही हुजूर निजाम की हुक्मरानी थी जिसे 1965 में हिंदुस्तान को जब पैसे की जरूरत पड़ी, जब चाइना हमारे ऊपर हमला कर चुका था, तो हिंदुस्तान को जो आज तक की तारीख में सबसे ज्यादा किसी ने एहतिया दिया तो वो हुजूर निजाम थे। ऐसे राजा और जो जिसके हिब्ल वतनी जिसके जहन में बसे हुई थी, जो अपने रियाया परवर थे, वो बेहतरीन अंदाज में हिंदुस्तान यूनियन का इंतजाम करने के लिए बातचीत कर चुके थे। लेकिन आरएसएस के गुंडा अनासिर ने, इनकी साजिशी लोगों ने रजाकारों का लिबास जेबतन किया और सरहदी इलाकों पर मसलूम हिंदुओं के ऊपर हमला किया और हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत पैदा करने की इन्होंने कोशिश की। महात्मा गांधी ने 1941 में यह कहा था कि मुकीत चंदा के लोगों को, मुकीत चंदा ठीक है, ये चीज कही जा रही है कि यौम इंज़माम था, ठीक है, भाईचारा कैसा है, ठीक है, यौम इंज़माम रहा, सरकारी तौर पर मनाने का मुतालबा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और केसीआर निजाम को अपने बादशाह मानते हैं, कदर करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दोहरा रवैया, एक तरफ आप दक्कन की रियाया के साथ भी हैं, फिर एक तरफ बीजेपी की तरफ झुकाव भी है। जिस तरह की चीजें चली आ रही हैं, आखिर है किसके साथ केसीआर? अपोजिशन जो एक स्ट्रांग था कांग्रेस, उसको खत्म किया गया तेलंगाना में। अपोजिशन के खत्म होने के बाद बीजेपी को लगा कि हम यहां पर उभर सकते हैं, और 4 जिस तरह से एमपी तेलंगाना में उभरे हैं, उसके बाद हिम्मत बीजेपी की ये रही कि हम अब यहां आ सकते हैं। उनके लिए रास्ता हमवार हुआ। इसके लिए टीआरएस को ही जिम्मेदार माना जा रहा है, चूंकि टीआरएस ने अपोजिशन को खत्म किया। मुकीत चंदा, मुकीत चंदा जी, देखिए जिलानी साहब, जैसा कि आपने बताया है, ये सरासर टीआरएस के ऊपर इल्जाम है। मैं यहीं पे आपके स्टूडियो में था, उस वक्त ये कहा गया, कांग्रेस के कोई मेरे फाजिल दोस्त थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी का टीआरएस साथ दे रही। ऐसा नहीं है। टीआरएस ने इशू की बुनियाद पर बीजेपी का नहीं, मरकजी हुकूमत का साथ दिया है। हम जब हुक्मरान होते हैं और हमारे वजीर आजम होते हैं, वो खवा किसी भी जमात के हो, हमें उनका साथ देने की जरूरत रहती है। और जब मसाइल की बुनियाद पर बिल्कुल टीआरएस ने मरकजी हुकूमत का साथ दिया, बीजेपी का कहीं साथ नहीं दिया। लेकिन आप यह समझ रहे हैं कि बीजेपी अगर तेलंगाना रियासत में कदम जमाई है तो यह खाम ख्याली है। ये बीजेपी की भी दिन के उजाले में ख्वाब देख रहे हैं, ये लोग तारे देख रहे हैं। जो माहौल एन इलेक्शन से कबल पुलवामा अटैक करवा करके, पुलवामा अटैक अब वो इशू कहीं और जा रहा है। मुकीत चंदा, इशू कहीं और जा रहा है। आप तेलंगाना में रहे, प्लीज आप तेलंगाना में रहें।
तेलंगाना में बीजेपी आ रही है, आप बीजेपी का सोचिए, आप जो गुजर गया उसको छोड़िए। फिरासत अली बाकरी, ठीक है आपकी पार्टी तेलंगाना में अपने कदम जमा रही है, लेकिन यौम सियाह और यौम नजात, ठीक है, ये नजात किस चीज के लिए है ये भी बता दीजिए। नजात निज़ाम के जो सिस्टम था, निज़ाम के जो उनके हाथों में जो हैदराबाद था, जो अवाम थी उनके पास, निज़ाम इतने रिचेस्ट कहां से हुए जो हिंदुस्तान को इतना बड़ी रकम दिए। तो पब्लिक का जो है क्या बोलना चाहिए, खून चूस चूस के जो है इतने रिचेस्ट हुए जो आखिर में उनको हुकूमत हिंदुस्तान को देना पड़ा। ठीक, मजबूरी थी उनकी वो। अच्छा, यहाँ पर कोहिनूर का जो है हीरा दरियाफ्त हुआ, उसे हुजूर निजाम ने अवाम के खून से बनाया था, ये मेरे फाजिल दोस्त ऐसा कहना चाहते हैं। ये इलाका मादानियत से और दूसरे अज़राए से। फिरासत अली बाकरी, जो आप कह रहे हैं खून चूस कर दिया गया, सरकार को भी जो है जो इमदाद दी थी निजाम ने, क्या वो भी जनता का ही खून था जो सरकार ने वसूल किया उस वक्त? क्या बाई बर्थ निजाम क्या उतने उतने रिचेस्ट मैन थे क्या हिंदुस्तान के? अवाम का ही पैसा था पूरा। हैदराबाद स्टेट, हैदराबाद का जो है कंट्रीब्यूट कहां से रिचेस्ट हुए भाई, क्या करके रिचेस्ट हुए? ये मादानियत यहाँ पर जो थी, हाँ, तो यहाँ के जो अज़राए थे, तो इस अज़राए को इनको सातवें निजाम थे, आपको मालूम होना चाहिए। हैदराबाद स्टेट का है, पूरे हैदराबाद स्टेट ही का था। यहाँ पर जो साउथ इंडिया में पहला पैसा देखा जाए तो उतने पूरे पैसे का हकदार मैं भी हूं। हैदराबाद की पैसा है वो, निजाम जो पैसा डोनेट करे सरकार हिंदुस्तान हुकूमत को, पूरी हैदराबाद की अवाम का पैसा था, निजाम का अकेले का पैसा। मतलब आपको तकलीफ है कि लेकिन फिरासत अली बाकरी, उसी निजाम को आपने राज प्रमुख भी बनाया गया, वो हिंदुस्तानी हुकूमत को नहीं दे। फिरासत अली बाकरी, उसी निजाम को जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उसको राज प्रमुख भी बनाया आपने। जी, राज प्रमुख बनाया, बिल्कुल बनाए जी। तो फिर नजात किसके लिए? उस टाइम की सरकार ने बनाया, यानी उस टाइम की सरकार ने बनाया इसलिए गलत था। अगर मुझे इजाजत हो तो बीजेपी का ये अलमिया है, जब कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारनामों की नौबत आती है तब ये आगे बढ़ करके उसे क्लेम करती है और आरएसएस की आइडियोलॉजी और बीजेपी के हक में उसे बात करती है। और अगर वही सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी दस्तखत से किसी को अगर राज प्रमुख बनाते हैं तो वो उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत का वो उसके ऊपर इल्जाम थोप दिया जाता है। ये दो नजरी, ये दो अमली और ये मफाद परस्ती से अब लोग बेजार हो चुके हैं। आप तेलंगाना छोड़िए, हिंदुस्तान से अब बीजेपी का बोरिया बस्तर बांधने वाला है। 70 साल में हिंदुस्तान की माशियत जो बहरान का मुजाहरा देख रही है, बहरान को जो देख रही है, उसका बयान कल ही हमारे नीति आयोग के नायब सदर ने दिया। ठीक है फरासत अली बाकरी, जिस तेलंगाना में आप सरकार बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन केसीआर तो जिस तरह से कहा जा रहा अपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस के अगर हम हवाला दें तो पीछे के दरवाजे से केसीआर तो आपके साथ हैं, ये कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के हर फैसले में केसीआर शामिल हैं। ये जो इल्जाम है, मुझे एक अधूरा शेर याद आ रहा है, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाहल को कभी कह ना सका खन। ये केसीआर के ऊपर ये शेर बिल्कुल बराबर खरा उतर रहा है कि इनसे जो है बीजेपी के लोग भी नाराज हैं और ये लोग कांग्रेस के लोग भी नाराज हैं। मैं ये कहता हूं कि केसीआर ने जो तरक्याती काम किए हैं, मुकीद चंदा, कांग्रेस नाराज है बात समझ में आती है, लेकिन बीजेपी क्यों नाराज है केसीआर से? केसीआर तो हर वक्त बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं हर फैसले में। अपॉर्चुनिटिस्ट चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान भर में नहीं है। सोनिया गांधी के पांव पड़ के बोले कि अम्मा मुझे तेलंगाना दीजिए, मैं आपके पांव दूध से धुलूंगा, बोले आज तक पलट के नहीं देखे। ये इतने मफाद परस्त चीफ मिनिस्टर है, इनको आवाम की फिक्र ही नहीं है। अगर उसको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करना चाहेंगे बोले तो मैं 2 पॉइंट्स और बोलना चाहूंगा मैं आप जी। तेलंगाना हुकूमत जो है मुसलमानों के हक में जो है 12% रिजर्वेशन बोली, जो 4% रिजर्वेशन देना चाहिए था इनको, आज तक वही लटका हुआ है, गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई है। नहीं, वो तो कानूनी मुद्दा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि हमने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, वो कानूनी मामला है। लेकिन बीजेपी सरकार को जब भी जरूरत पड़ती है केसीआर साथ खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र में जो है, ये भी देखिए, रिजर्वेशन की तायद करेंगे। जो रिजर्वेशन है मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन बीजेपी में नहीं है जी। लेकिन बीजेपी किस बुनियाद पर तेलंगाना में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है? और जिस तरह से शुरुआत हो रही है फरासत अली बाकरी, 17 सितंबर को
जो है टारगेट किया गया है पूरा साथ है। कि हैदराबाद में आवाम का पूरा साथ। हैदराबाद में किस चीज के जरिए आप शामिल हो रहे हैं, किस चीज के जरिए आप दाखिल हो रहे हैं? अवाम के रास्ते में हमारी पार्टी है, हमारे लीडर पूरे अवाम के दरमियान हैं। हम जो है तानेशाही हुकूमत नहीं कर रही, एक ही घर में बेगमपेट में बैठ के हमारी हुकूमत नहीं चला रही। हमारे लीडर्स पूरे डिस्ट्रिक्टों में जा रहे हैं, पूरे डोर टू डोर फिर रहे हैं, हम लोग ग्राउंड वर्क कर रहे हैं। हम हथेली में जन्नत दिखा रहे हैं मुसलमानों को, जो चंद्रशेखर राव साहब जो दिखा के दोबारा पावर में आए हैं। मालूम होगा मुसलमान जो जी मुखित चंदा केसीआर का, आने वाले हुकूमत बताएगी इनको क्या करने वाले हैं। जी मुखित चंदा, केसीआर सरकार सही ढंग से नहीं चला रहे हैं, आवाम से दूर हैं, इसलिए बीजेपी जो है अब आवाम से राब्ते में है और सरकार बनाने की कोशिश में अगली बार। देखिए, बीजेपी आवाम से राब्ते में नहीं है, ईडी और सीआईडी के जरिए से मालदार कायदीन को डरा धमका कर जबरदस्ती बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। जो लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं वो राजी बखुशी नहीं शामिल हुए हैं, बमजबूरन शामिल हुए हैं। और ये जहाज एक साथ गर्क हो जाएगा। इस जहाज में ऐसे लोग सवार हो चुके हैं जो खुद इस जहाज में छेद मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी टीआरएस को खौफ है कि बीजेपी आपके किले में छेद कर सकती है। बीजेपी देखिए, तेलंगाना रियासत तो छोड़ दीजिए, साउथ इंडिया में भी बीजेपी अपना कदम जमाने की मुसलसिल कोशिश कर रही है। मगर यहां का जो खित्ता है साउथ इंडिया का, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, यहां पर लोग शीरो शिकर के जैसा रहते हैं और तालीम याफ्ता लोग हैं। ये जानते हैं कि यहां के हुक्मरान कौन हो सकते हैं। आप तमिलनाडु में भी बीजेपी इस फराक में है और केरला में फराक में है और तेलंगाना में, आंध्रा में, ये इस तमाम रियासतों में। आप कर्नाटक में बीजेपी ने जो अपना जिस तरीके से खरीदो फरोख्त के जरिए से अपना मुकाम बनाने की कोशिश, ठीक है बाकरी साहब, केटीआर ने भी कहा था कि ये तेलंगाना है, कर्नाटक नहीं है। दाग बनकर दिख रहा है। एक ऐसे वजीर आला बने हैं जिनके ऊपर सीआईडी का केस है और उन्हें सीआईडी अरेस्ट नहीं कर रही है क्योंकि वो वजीर आला बने हैं। ठीक है बाकरी साहब, केटीआर ने भी कहा था जब जेपी नड्डा यहां पर आए थे, उनके बयान पर उन्होंने कहा था कि ये हैदराबाद, ये तेलंगाना है, कर्नाटक नहीं है। जिस तरह की जोड़ तोड़ आपने वहां की, यहां पर मुश्किल है बीजेपी के लिए। बाकरी साहब, हम जीत के आएंगे, यहां पे हम जीत के आएंगे जिलानी साहब, इंशाल्लाह 119 सीट में 100 सीट जीत के आएंगे तेलंगाना में। नहीं, वो तो आने वाला वक्त है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह के हालात कर्नाटक में बने, वो आप यहां तेलंगाना में नहीं बना सकते, केटीआर का कहना है। ये हालत क्या साहब, हमारे 100 सीट थे वहां पे, हमारी हुकूमत बनने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं था हमारे को। वो हुकूमत आपस में गठजोड़ टूटा, हमारे पास आए, हम हुकूमत बनाए, हम ना खरीद हुई ना फरोख्त हुई, हमारे पास क्रिस्टल क्लियर इमेज है हमारे पास। जी मुखित चंदा, कर्नाटक की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिन लोगों को नाअहल करार दिया है उस बुनियाद पे हाउस में इनके पास अक्सरियत है। जब वो 16 लोगों का इलेक्शन होगा और वहां से जो लोग जीतेंगे उसके बाद पता चलेगा कि कर्नाटक की हुकूमत भी अपना मियाद पूरा कर पाएगी या फिर ये अगले 6 महीने के अंदर गिर जाएगी। ये तो वक्त बताएगा। और जो मुल्क के माशी हालात हैं, मुल्क में जिस किस्म से कर्नाटक में कैफे कॉफी डे के सिद्धार्थ साहब ने खुदकशी की है, आज ताजिर पेशा लोग और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आज वो डर रहा है हिंदुस्तान से, इस सिंफ में आने के लिए डर रहा है। ऐसा हालात है कि 70 साल में हिंदुस्तान अपनी पस्तियों की तरफ गामज़न नहीं। लेकिन मुखित चंदा, जहां पर असेंबली में सिर्फ एक नुमाइंदा चुनकर आता हो बीजेपी का, वहां पर पार्लियामेंट में 4 नुमाइंदे जाते हैं बीजेपी के। कहां कमजोरी है टीआरएस की? टीआरएस दूसरी बार इख्तिदार हासिल करती है, अपोजिशन को पूरी तरह से कमजोर किया जाता है, आपकी तरफ से ये इल्जाम है आप पर। इसी अपोजिशन को खत्म करने के बाद बीजेपी को रास्ता टीआरएस ने दिया है, ये कहा जा रहा है। कहीं आपके लिए ही तो भारी नहीं पड़ रही है बीजेपी तेलंगाना में? आप मेरी बात सुनिए कि बीजेपी को रास्ता टीआरएस ने दिया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जी। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को भुनाने की कोशिश की गई, उस पर यहां के हुबले वतन जो अवाम है उनको धोखे में आ गए। आज वो अवाम पछता रहे हैं। निजामाबाद की अवाम को वहां के नुमाइंदे ने यह कहा कि हम हल्दी बोर्ड आपको ला करके देंगे, आज वो अपने वादे से मुकर गए हैं। निजामाबाद में किस किस्म की बेचैनी है आपको मालूम होना चाहिए। वहां की अवाम का सामना
करने के लिए वहां के एमपी तैयार नहीं है, वो भागते फिर रहे हैं निजामाबाद से। उन्हें हल्दी बोर्ड देने का वादा किया और वो धोखा कर दिया उन्होंने। उसी तरीके से आप करीमनगर का देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ पुलवामा के अटैक के बाद हिंदुस्तान ठीक है, जो ठीक है फिरासत अली बाकरी, अवाम में बीजेपी के पास तेलंगाना में वो कौन से मुद्दे हैं जिसको आप टीआरएस सरकार को नाकाम बताते हुए आवाम से जुड़ेंगे? कौन से ऐसे मेन इश्यूज हैं जिसको आप तेलंगाना की आवाम के सामने रखेगी बीजेपी? बीजेपी तेलंगाना के अंदर जो हमारे मेन इशू है, सबसे बड़ा इशू जी मैं बात करना चाहूंगा माइनॉरिटी का इशू। माइनॉरिटी के इश्यूज को ये लोग जो है फुटबॉल बना दिए हैं टीआरएस वाले, समझे आप। आज तक 5 साल वो हो गए पूरे, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर होने जा रहा है। माइनॉरिटी के कोई इश्यू को ये लोगों ने इंप्लीमेंटेशन नहीं किया। अगर आप इजाजत दिए तो 2 मिनट आपसे मैं बात करूंगा बहुत इख्तिसार से बोलिए। अभी 1 हफ्ते के बाद हैदराबाद का तारीखी मुहर्रम, जिलानी साहब जी, हैदराबाद का तारीखी मुहर्रम शुरू होने जा रहा है। जी जी, हैदराबाद का जो मुहर्रम है दुनिया भर में मशहूर है। वो एक हफ्ते के बाद मुहर्रम का आगाज होने जा रहा है और आज तक चंद्रशेखर राव साहब के कान के ऊपर जूने चल रही है कि मुहर्रम की जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है वो मीटिंग कॉल करें कि कंसल्ट आउट डिपार्टमेंट को बुला के। ना ही माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस चीज की जरूरत महसूस हुई, ना सीएम को हुई, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब जो हैदराबाद के। लेकिन हर साल तो होती है। मालूम है मुहर्रम की इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, जो भी है उनको इतनी जरूरत महसूस नहीं हुई कि एक कंफर्टेबल कम से कम बुला के मीटिंग करके इन लोगों को मुतमईन बस जवाब दें कि भाई आपका प्रॉब्लम होने वाला है जी। और दूसरी चीज, ठीक है, और आगे मुसलमानों से जी, उसके आगे जो है हमारे पास के जो लीडर्स हैं, ग्रास रूट लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। निजामाबाद की बात करता हूं मैं, जो कविता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीएम की बेटी जो हारी है, उसकी तानेशाही थी। हमारे पास तानेशाही नहीं है, हमारे पास नौकरशाही है। हम लोग जाके घर पे खटका मार के आपका सफाई अभियान चला रहे हैं, हम लोग हेल्थ मिशन चला रहे हैं, हम लोग हर एजुकेशन सब देंगे। अभी तो हुकूमत, हमारा एमपी आया है, हमारा एमपी भागना नहीं है, हमारा एमपी तो। चलिए दूसरा इशू, और कोई इशू, और कोई इशू फिरासत अली बाकरी। पिछले 3 माह से वहां की आवाम ढूंढ रही है मिनिस्टर कविता को, फरार है वो। चीफ मिनिस्टर की बेटी कविता को निजामाबाद से हराना। अरविंद मिसिंग के बोर्ड बताइए मेरे को एक बोर्ड बताइए। आप क्या बात करते हैं यहाँ बैठ के? जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्हें, आप दिल्ली में भी रहना पड़ता है। न्यूज़ 18 पे मैं दरखास्त करूंगा कि वहां के रिपोर्टर को या स्टिंगर को भिजाया जाए। बहुत से जिलानी साहब, बहुत ठीक है, और इशू फिरासत अली बाकरी जल्दी कीजिए। के मकान में बैठ के पूरी हुकूमत चला रहे हैं, अपने एमएलए से नहीं मिल रहे हैं, अपने मिनिस्टर से नहीं मिल रहे हैं। हाँ जी, आप ये जनता का इशू बताइए, पब्लिक का इशू, पब्लिक के मसाइल हल करेंगी बीजेपी, उस इशू पर बात करें। घर का जो है फैमिली का ड्रामा है ये। जी बोलिए। जी मुखी चंदा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है सिर्फ बेगमपेट के लिए बनाया गया, ऐसा बीजेपी तस्वुर करती है, जिसको वही नीति आयोग जो हिंदुस्तान के 70 साल में पस्ती माशियत की बताती है, वही नीति आयोग मिशन काकतिया के ताल्लुक से कहती है कि यह एक बेहतरीन जो प्रोग्राम है। नीति आयोग कह रही है, ये तेलंगाना रियासत नहीं कह रही है। और बीजेपी के कायदीन, मैं समझता हूं अमित शाह का भी यह ख्याल होगा कि बेगमपेट के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया गया, बेगमपेट में मिशन काकतिया प्रोग्राम बनाया गया। अब आवाम इनके झांसे में आने वाली नहीं है। जनरल इलेक्शन के टाइम पर ही जो पुलवामा अटैक के बाद जो वहां की यहाँ के लोगों को देशभक्ति को, नहीं मुखी चंदा जो इल्जाम फिरासत अली बाकरी लगा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। पुलवामा पे बार बार आप क्यों जा रहे हैं? सरहदों से जुड़ा हुआ है, क्यों जा रहे हैं? उसी के मुद्दे पे तो ये 4 सीट हासिल हुए ना इनको। हमारे और कोई काम इनका नहीं है जिसकी बुनियाद पे यहाँ की आवाम ने इनको वोट दिया। काम की बुनियाद पे हुकूमत ने हमको, पब्लिक ने वोट दिया है, एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जीत के आए हैं। एक ऐसा काम बताइए जिसको बीजेपी ने खैर खूबी से अंजाम दिया हो। मैं ऐसे काम बताता हूं जिसको बीजेपी की रियासतों में शादी मुबारक स्कीम को कॉपी किया जा रहा है, रेतु बंधु स्कीम को कॉपी किया जा रहा है। देखिए आप डेट्स निकाल के देखिए कि प्राइम मिनिस्टर किसान योजना के नाम से जो वजीर आजम ने स्कीम जब नाफिज की उसकी क्या डेट है, और रेतु बंदी स्कीम क्या डेट से ये अमल आवरी हुई है, किसने कॉपी की ये देख लीजिए आप। और भी दूसरे कल्याण लक्ष्मी स्कीम की कॉपी की जा रही है। रियासत तेलंगाना के कमो पेश
17 ऐसे स्कीमात है जिस पर या तो बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने कापी की है या रियासती हुकूमतों ने कामयाबी उसके ऊपर कापी की है। और जो हमारे पीछे चल रहे हैं, आज पूरे हिंदुस्तान की नजर तेलंगाना रियासत पे, तेलंगाना के वजीर आला पर और खास तौर पर नौजवान हमारे केटी रामाराव साहब पे पर है, जिन्होंने कामयाबी के साथ अमेज़न को यहां पर मधु किया और कुछ ही अरसे में अभी हाल ही में 2 रोज कबल वर्ल्ड लेवल का उनका एक सेंटर इनॉग्रेशन हुआ। इसी तरीके से गूगल को मधु किया, एप्पल को मधु किया, कई एक जो है सब लेके आ रहे हैं। देखिए आप ये पूरे चंद्रबाबू नायडू के टाइम पे लाए हुए कंपनियां हैं और जो है अवाम पूरी बीजेपी के साथ है और बीजेपी को आने वाले दिनों में शानदार। लेकिन फिरासत अली बाकरी, चंद्रबाबू नायडू आपके साथ नहीं है, अगस्त 2000 आप भी उनका क्रेडिट नहीं ले सकते। अगर चंद्रबाबू नायडू ने लाया है तो अवाम आपके साथ कैसे हो गई बीजेपी के साथ? सवाल यह है। और चंद्रबाबू नायडू साहब तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये ऐसी बात है, उनको जो है अपने यादाश्त को दुरुस्त करने की जरूरत है। उनकी यादाश्त के ऊपर थोड़ा सा मुझे खदशा है। वो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के 10 साल कबल जब ही आया थे, पूरा उसके बाद उसके मतलब आप देखिए कि तेलंगाना रियासत वजूद में अमल आने के 6 साल बाद जिस रियासत को, अच्छा मैं ये समझता हूं कि अमेज़न कंपनी जो है, मेरी यादाश्त के मुताबिक जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू वजीर आला थे आंध्र प्रदेश के, उस वक्त अमेज़न कंपनी कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी, ऑनलाइन की तिजारत नहीं थी। आप याद करें कि 1999 से 2004 तक हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वजीर आला थे और 2004 से राजशेखर रेड्डी ने यहां की कमाल संभाली और फिर 2014 में तेलंगाना वजूद में आया। मतलब आज से 16 साल पहले ऑनलाइन तिजारत का सिस्टम ही नहीं था, अमेज़न कंपनी ही नहीं थी। हम अमेज़न पर बहस नहीं कर रहे मुखी चंदा, मसला ये है कि आप दोनों जमातें अवामी मसाइल पर बात कर रहे हैं, अवामी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप कमजोर है, बीजेपी कहती है कि हम अवामी राब्ते में हैं, हम अवाम के मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। आखिरी जी थोड़ा सा वक्त बचा है। फिरासत अली बाकरी, ठीक है, आप अवामी मुद्दों को लेकर, अवामी मसाइल को लेकर अवाम के बीच जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की लीडरशिप ये कह रही है तेलंगाना की कि हम 17 सितंबर और पुलिस एक्शन के बारे में युवाओं को बताएंगे कि क्या था, कैसे था, लेकिन क्या इस जख्म को कुरेदने की जरूरत है एक अपनी सियासत के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए? उससे जनता का क्या फायदा है? सवाल यह है। बीजेपी को फायदा होगा जरूर, लेकिन लोगों का फायदा क्या है? आइडियोलॉजी है, उस लोगों का नुकसान भी क्या है उसमें? नुकसान क्या है उसमें? कोई नुकसान नहीं है जी। आदमियों की जो है मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि उसको जो है हमारे सेलिब्रेशन को ब्लैक डे बना रहे, तो बनाइए ब्लैक डे, हम तो सेलिब्रेशन करेंगे। नहीं, जिस निजाम को आप राज प्रमुख बनाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल राज प्रमुख बनाते हैं, दस्तखत करते हैं, मुखी चंदा कह रहे हैं, आप उन्हीं के खिलाफ आप जो है जश्न मनाएंगे। आपने उन्हीं को राज प्रमुख बनाया, उन्हीं को जो है क़यादत दी इंजमाम के बाद, फिर खुशी किस चीज की है? निजाम ने हैदराबाद को हमको दिया नहीं, हमको आके लेना पड़ा, लेने की सेलिब्रेशन मना रहे हैं हम। हैदराबाद निजाम जैसा आप बता रहे हैं वैसा हुआ नहीं जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद आके इनसे हुकूमत ली है, लेकिन जिस ढंग से ली, उस दरमियान जो कुछ हुआ उसको भी जहन में रखना पड़ेगा। जो माहिदा है जी जिलानी साहब, जो माहिदा हिंदुस्तान यूनियन और रियासत दक्कन के जानिब हुआ, उसको मैं आपको बता सकता हूं। यहां पर जो है ये कोई एक ऑपरेशन के जरिए से नहीं लिया गया, ये बाकायदा यूएन में भी जब इसका बात गई है तो इस पर हुजूर निजाम के और हिंदुस्तानी हमारे जनाब सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब के दस्तखत के साथ हुआ है ये काम, और बेसब्री में और उसमें नया अंदाज पता करके ऑपरेशन पोलो करके ये लिया गया। नीयत खराब हो गई थी निजाम की। नीयत खराब होने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से हैदराबाद को हासिल करना था, चलिए तारीख अपनी जगह है, तारीख सभी को पता है और उस वक्त के हालात से सब वाकिफ हैं, लेकिन सियासी पार्टियां अपने सियासी वजूद और अपनी जमीन तलाश करने के लिए इस तरह के मौके और इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अवामी मुद्दों के साथ सियासत की जाए और उस पर अपनी पेशरफ्त की जाए तो बेहतर होगा। तो आज दोनों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। आदाब।